मतलब इससे क्या मालूम करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से तो पता चल जाता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हम्म। के लिए जितनी सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं, IR, UV, मास, NMR वगैरह वगैरह, तो मतलब पता चल गया हमें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो हमें मालूम है, और बस के लिए जो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट पे काम कर रहे होते हैं, फिर उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर कार्ल फिशर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो कार्ल फिशर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कभी आपके दिमाग में कार्ल फिशर का नाम आता है ना, तो आप ये समझे कि कार्ल फिशर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टेक्निक है जिससे आप किसी भी सैंपल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को मालूम करते हैं। मॉइस्चर का मॉइस्चर कंटेंट मालूम करते हैं कि किसी भी सैंपल के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर मॉइस्चर कितना है। अब ज़रूरी है मॉइस्चर मालूम करना, क्यों ज़रूरी है? क्या ही सिग्निफिकेंस को मालूम करने के लिए? हमें पता चल गया ना कि अगर हम टैबलेट्स के लिए ये मालूम कर रहे हैं कि उसमें एनालाइट कितना है, तो हमें समझ आना चाहिए कि हम क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि वही टैबलेट अगर किसी पेशेंट तक जाएगी तो वो थेरेप्यूटिक डोजेस में है, सब थेरेप्यूटिक डोजेस में, क्या टॉक्सिक डोजेस में, ये तो इवैल्यूएट करना ज़रूरी है ना, क्योंकि वहाँ जाके वही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मॉइस्चर कंटेंट मालूम करना क्यों ज़रूरी है? कॉम्पोजिशन डिग्रेडेशन वगैरह, कॉम्पोजिशन डिग्रेडेशन वेरीफाई हो हो सकती है सकती उसकी है। अमाउंट वगैरह। नहीं। मॉइस्चर कंटेंट। और बताए? मॉइस्चर कंटेंट मालूम करना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मिसाल के तौर पर मॉइस्चर कंटेंट्स में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि मॉइस्चर की वजह से सेंसिटिव चेंज हो सकती हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जैसे सकती कि है, डिग्रेड हो रही हैं, degrade हाइड्रोलाइज़ हो रही हैं, hydrolyze ठीक हो है? रही ये हैं। कॉमन चीज़ है ना कि हमें बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं। इवन अगर हम ये देखें कि किसी चीज़ की अगर एक्सपायरी अभी तक आई नहीं है, लेकिन प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन ना की जाए, तो एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है या बाकी सारी चीज़ें, वो उसको उसकी अपनी परफेक्ट हालत में, वैल्यू में नहीं रहने देती है, और वो चीज़ ख़राब हो जाती है, अप टू द मार्क नहीं रहती है। इसका मतलब है कि मॉइस्चर यानी वाटर भी एज अ कंटामिनेशन के तौर पर, कंटामिनेंट के तौर पे वहाँ किसी भी चीज़ के अंदर उसकी अपनी वैल्यू को कम कर सकता है, लाइक इन अ फॉर्म ऑफ कि वो उसे डिग्रेड कर दे, उसे हाइड्रोलाइज कर दे, वो उसके साथ कोई लाइक साइड रिएक्शन करके कोई बाय प्रोडक्ट बना ले। इट डिपेंड्स कि वो पर्टिकुलर चीज़ किस तरह की है, या वो किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में, या किस तरह की मॉडिफिकेशन में, किस तरह की ऑल्ट्रेशन में जाकर अपने जो उसका मेन मकसद है जिसके लिए वो इस्तेमाल हो रहा था, वो वहाँ से ख़त्म हो जाए, चेंज हो जाए, वो वैसी ना रहे। ठीक है, तो मैंने इस वाटर को जो कि कंटामिनेंट के तौर पर काम कर सकता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को कम कर सकता है, उसे मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, नॉट नेसेसरली कि फार्मास्यूटिकल्स में भी, लेकिन वहाँ पर भी हर एक चीज़ का अपने स्पेसिफाइड लिमिट्स में होना ज़रूरी है, ताकि हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें। जो हमारी एंड प्रोडक्ट है वहाँ तक हमारे पास क्वालिटी मेंटेन रहेगी, ना कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिया। आपने तो सारा काम किया, कहीं भी टैप वाटर से तो कोई सोल्यूशन नहीं बनाया। वो पता था कि टैप वाटर और डिस्टिल वाटर के अंदर फ़र्क है, उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो डिस्टिल वाटर की है। इस तरीके से डीआयोनाइज्ड वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन और बहुत तरह के डिफरेंट वाटर्स हैं, हर एक का अपना-अपना पर्पस है, और वो सारे वाटर एक ट्रीटेड वाटर है। ठीक है ना? मतलब हर एक अपनी-अपनी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनमें उन चीज़ों का उतना होना चाहिए जो उसके पर्पस से उसे डेविएट ना करे। तो जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरमीडिएट फॉर्म में हो, चाहे फिनिश फॉर्म में हो, हर एक के अंदर मॉइस्चर या वाटर उतनी लेवल्स में, लिमिट्स में होना चाहिए जितना उसके अंदर रिक्वायर्ड है, जितना एक्सेप्टेबल है। इससे ज़्यादा या कम होगा, ज़ाहिर सी बात है उसकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। टैबलेट की इतनी सारी चीज़ें भी नीचे पढ़कर आए हो, टैबलेट्स के जो डिफेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, अगर वो वेट हो रहे होते हैं, या कोई भी सारी चीज़ें, तो पंचिंग में और इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम बहुत होती मसले है। आते हैं। इसका मतलब है कि टैबलेट उस इफेक्ट्स हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे भी हमें मॉइस्चर कंटेंट मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है? अच्छा, इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें फिर उसी के साथ ही लेके जाऊँगी, क्योंकि फिर अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर एक-एक चीज़ वैसे बताना शुरू कर दी तो ये वीडियो मेरे ख्याल से 1 डेढ़ घंटा से ऊपर चली जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब ये देखो कि इसे कार्ल फिशर टाइट्रेशन कहते हैं, तो टाइट्रेशन तो आप सबको पता ही है कि आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मालूम कर रहे होते हैं बाय यूजिंग अ नोन। अननोन की क्वांटिटी मालूम करते हैं नोन के ज़रिए, ठीक है? वही टाइट्रेशन जो हम हर जगह पढ़ के आए, ये भी वही टाइट्रेशन है, बस स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन आप यहाँ पर भी क्वांटिफिकेशन ही कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं ना सैंपल में मॉइस्चर कितना मौजूद है, पानी कितना मौजूद है। इसके लिए टाइट्रेशन करते हैं, तो हमारे पास हमारा एक सैंपल होता है, एक अननोन चीज़ होती है, कितना मौजूद है ये मालूम करना उसी में से ही, और साथ में एक नोन चीज़ होती है, एक टाइट्रेंट होता है। अब वेरी करता है, अगर एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें से कौन सा नोन है और कौन सा नोन है, अगर रिडॉक्स कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास एनालाइट और सैंपल चेंज होता है। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा टाइट्रेंट है ना, वो कांस्टेंट रहता है, और ये टाइट्रेंट जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइट्रेंट्स। ये कोई एक चीज़ नहीं होती, कॉम्बिनेशन होता है, और उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, किस तरह कहते हैं, फिर वो डिटेल में बताऊंगी। इसको हम और आप जानते हैं एज अ कॉम्बी टाइट्रेंट 5 या कंपोजिट 5 के नाम से। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। मिथेनॉल होता है, आपके पास आयोडीन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और एक बेस होता है।
इमेडाजोल ज़्यादा यूज़ होता है, पाइपरीडीन से आपके पास जो है वो कार्सिनोजेनिसिटी आती है। तो जैसे जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको उससे एक्सपोजर भी होता है, चाहे वो इनहेलेशन की फॉर्म में हो, चाहे आप उसे फिलिंग करें, सब कुछ करें, तो फिर अब रिप्लेस हो जाता है, बेस आपको चाहिए होता है, तो वो इमेडाजोल यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा खैर ये हमारे पास कॉम्बिटाइटेंट आ गया। जो हमारा टाइट्रेंट है, इससे जो पार्ट है इसे हम ब्यूरेट कहते हैं। ठीक है, ये टाइट्रेंट इस ब्यूरेट के अंदर वाया पंप जो है ना वो फिल होता है। ठीक है, हमारे पास जैसे 50 ml की ब्यूरेट होती थी, तो इसकी ब्यूरेट की कैपेसिटी 5 ml की होती है, और 5 ml का जो आपके पास टाइट्रेंट है वो उसके अंदर फिल हो जाता है। नज़र भी आ रहा होगा, ब्राउन ब्राउन कलर का ही होता है ये टाइट्रेंट भी, तो ब्राउन कलर का टाइट्रेंट यहाँ आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसके बराबर जो चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं टाइट्रेशन सेल। टाइट्रेशन सर ये जो है टाइट्रेशन सेल, ये चीज़ जो है, येलो नहीं, ये जो चीज़, ये ऊपर वाली हाँ हाँ, जो ग्लास में जी, टाइट्रेशन सेल। हाँ इसे हम अंदर कैबिनेट पर दिए था, इसमें निकाला टीजे के नीचे जो, ठीक है, ये जो ग्लास का आपके पास कॉनिकल से शेप में नजर आ रहा है ना, ये आपका टाइट्रेशन सेल है। इसके अंदर आप अपना सैंपल रखते हैं। ठीक है, अब बताती हूँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर एक नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड के साथ आप यहाँ देखेंगे नीचे आपको स्टेरर नज़र आ रहा है, स्टेयरिंग करेगा जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं। हम जो टाइट्रेशन करते थे कॉनिकल फ्लास्क में, जो सारी एडिशन टाइट्रेंट की करते थे, तो हम मैनुअली उसे शेक किया करते थे। यहाँ वो मैनुअली शेकिंग वाला काम स्टेरो खुद कर देगा। यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगी टाइट्रेंट की इन द सैंपल। और जो एंड पॉइंट डिटेक्ट होता था वाया कलर चेंज, वो एंड पॉइंट यहाँ पोटेंशियोमेट्रिकली डिटेक्ट हो रहा होगा, तो मेरे पास शार्प पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा, तो उससे मुझे एंड पॉइंट पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा ये आगे देखते हैं। अच्छा जी, साथ में आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको एक टिप नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही है ये चीज़ जिसके अंदर कुछ डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड फिल है। ये आपकी जो है ना ब्यूरेट की टिप है। ठीक है, जहाँ से आपका टाइट्रेंट जो है आपके टाइट्रेशन सेल के अंदर ऐड होता है। जैसे हम अपने ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज ऐड किया करते थे, ये यहाँ पर चूंकि सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है तो इसका अपना स्पेसिफिक फ्लो रेट है, और ये यहाँ से निकलता है और आपके टाइट्रेशन सेल के अंदर ऐड होता रहता है। जहाँ ऑलरेडी आपका सैंपल मौजूद होता है वहाँ पर स्टेरिंग होती रहती है, तो जिस तरीके से वो एडिशन हो रही होती है वो एडिशन साथ साथ आपको बता देती है कि हाँ रिएक्शन इन दोनों के दरमियान चल रहा है। साथ में जो दो ग्लास बॉटल्स नजर आ रही हैं, ये वाली जो बॉटल है इसमें आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, आपका कैरियर हमेशा ये सॉल्वेंट एनहाइड्रस मीथनॉल ही होता है। बराबर में जो उसकी जो दूसरी बॉटल है वो वेस्ट बॉटल होती है, कि जब आपके पास आप सारा काम कर लेते हैं और आपको लगता है कि अब ये मज़ीद यूज़ करने के काबिल नहीं रहा है, तो फिर आप इसे इस बॉटल में ड्रेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर के आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं ये इस सॉल्वेंट की बॉटल के हैं। ठीक है, अब जब इसके साथ चाहेंगे आप दिखाऊंगी जब ऑप्शंस में जाएंगे ना कि कैसे इसको एम्प्टी या फिल कर सकते हैं, और आपको जब इसे डिस्कार्ड करना हो तो आप इसे वेस्ट बॉटल में डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ मिथेनॉल की यूज़ करते हैं। ये सब मिथेनॉल ही की यूज़ करते हैं ना, ये थ्योरी से कहानी चलती भी है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। ओके सारे पार्ट बता दिया मैंने आपको कि क्या क्या उसमें। अच्छा, अब एक जो सबसे अलग चीज़ है ना वो ये है कि आपको हर एक पॉइंट पर डिफरेंट जो है वो कहेंगे एक ट्यूब सी नज़र आएगी जिसमें कोई चीज़ फिल हुई है। अगर आप गौर करेंगे ना तो आप पहचान सकते हैं कि वो जो बेस बॉटल है उसके ऊपर जो चीज़ फिल है वो आपके पास सिलिका बीड्स है ना, सिलिका बीड्स हैं, और बाकी जो तीन आपके पास पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सिलिका बीड्स नहीं है, इसके ना मॉलिक्यूलर सीड्स फिल हुई हैं। मॉलिक्यूलर सीड्स। अच्छा, होता ये है कि चूंकि आप मॉइस्चर कंटेंट मालूम कर रहे हैं तो आप इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को, इस पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट सेटअप को कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आप ड्राई कंडीशन प्रोवाइड करें, पानी नहीं होना चाहिए। अगर हम इससे खुद बाहर से या हमारी तरफ से कोई भी ऐसी गलती हो या एरर हो कि ये जो छोटे छोटे इनके पॉइंट्स हैं, ये जो फिक्सिंग है, ये जो सारा की सारी चीज़ें मिलकर इन सब चीज़ों को जोड़कर एक सिस्टम बना रही हैं, और जहाँ से हम मॉइस्चर कंटेंट एनालाइज करेंगे, अगर यहाँ कहीं कोई लीकिंग होगी, अगर ये प्रॉपर्ली फिक्स नहीं होंगे, या इनमें कहीं कोई चांसेस है हमारी तरफ से कि हम जब इन्हें निकाल रहे लगा रहे हों और हमने प्रॉपर्ली इन्हें सील नहीं किया, बंद नहीं किया, या डालते हुए हमने ध्यान नहीं रखा कि हमने कैप खुला छोड़ दिया, तो मतलब हम खुद इसे एक्सपोज करवा रहे हैं एटमॉस्फेयर से कि वो वहाँ से मॉइस्चर इसमें चला जाए, तो वो सारी चीज़ें फिर ऐड हो सकती हैं हमारे सैंपल के अंदर। अगर इतना मॉइस्चर नहीं भी होगा तो इंस्ट्रूमेंट तो चूंकि इर्द गिर्द से डिटेक्ट कर रहा होगा, तो वो उसको भी हमारे सैंपल के साथ ऐड करके हमें रीडिंग्स बता देगा कि हाँ भाई ये रीडिंग आपके सैंपल के अंदर आ रही है, वाटर इतना है, लेकिन एक्चुअल में वो होगा नहीं। तो मतलब कंट्रोल कंडीशंस के अंदर करना पड़ता है, जिसके लिए हर पॉइंट के ऊपर आप क्या करते हैं कि सिलिका या मॉलिक्यूलर सीड लगाते हैं। सिलिका के केस में ये होता है कि सिलिका बहुत जल्दी डिस्चार्ज करता है, मतलब आप अगर आपने आज सिलिका चार्ज करके इसमें फिल किया है तो आप
कल जब आएंगे ना आप देखेंगे कि सिलिका पिंक हो चुका है। तो मतलब इसका मतलब है कि चूंकि हमारी सिटी ऐसी है कि उसमें ह्यूमिडिटी कंडीशंस रहती ही हैं, साथ ही साथ ये है कि आप इसे कोई ऐसी जगह पे भी नहीं रख रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप एक ड्राई कंडीशन या कोई चैम्बर या कुछ इस तरह से बना लें कि आप इसे प्लेस कर लें, तो फिर सबसे बेहतर होता है कि कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव की तरफ जाया जाए जिसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सिलिका बीट से ज़्यादा हो। तो मॉलिक्यूलर सीड्स इस मामले में सिलिका को रिप्लेस कर देती है, इनके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है और ये विथस्टैंड करती है अच्छा खासा टाइम। तो वो सिलिका जैसे मुझे डेली बेसिस पे चेंज करना हो, उसको मैं मॉलिक्यूलर सीड पे आ जाऊँ तो तकरीबन ये 2 से 2.5 महीने बहुत आसानी के साथ इस पूरे सिस्टम को मॉइस्चर एक्सपोजर से बचाती रहती है, ताकि इस हम बहुत हम एक ड्राई कंडीशन के अंदर अपना काम कर सकें। ठीक है, तो हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ हमें लगता है कि चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है वो आप कहेंगे टाइटेड खत्म हो गया, मुझे बॉटल चेंज करनी है। ठीक है, इस टाइटेड को जब मैंने चेंज किया होगा तो उस दौरान भी तो सिस्टम एक्सपोज हो सकता है। प्लस एक और चीज़ ये होती है कि हर चीज़ को आप कम्प्लीटली वाटर फ्री नहीं कर सकते। इसके अंदर भी मेंशन होता है कि इसके अंदर कितना वाटर मौजूद है, लेकिन वो वाटर फिर ऐसा ना हो कि वो मजीद इर्द गिर्द से वाटर एब्जॉर्ब करके उस क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा ले। ठीक है, सेम यहाँ पर भी चूँकि जब मैं सैंपल डालूंगी तो सैंपल डालने के लिए मुझे इसमें से कोई ना कोई जगह बनानी पड़ेगी सैंपल डालने के लिए, तो वो जगह भी फिर मॉइस्चर से एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से एक्सपोज हो सकती है, तो मेरे टाइट्रेशन सेल में भी जा सकता है। प्लस जब मैं इस बॉटल को फिल करूँगी सॉल्वेंट फिल करने के लिए, तो फिलिंग के दौरान जाहिर सी बात है वो मिथेनॉल जो कि एनहाइड्रस है, ये जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है ये मिथेनॉल होता है, ये भी एनहाइड्रस होता है और इसके अंदर भी ये स्पेसिफाइड होता है। ये देखो कि इसके अंदर कितना लिखा हुआ है, 0.003% वाटर है एज पर द मैन्युफैक्चरर क्लेम। लेकिन हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी दफ़ा बॉटल खुल रही है इतनी दफ़ा ये एक्सपोज हो रहा है, इतनी दफ़ा बॉटल में से लिक्विड निकल रहा है, फिर इस वाली बॉटल में फिल हो रहा है, तो मतलब वो एब्जॉर्ब कर सकता है गैसेस तो, या पानी जो वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर में मौजूद है बहुत आसानी के साथ परमिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसके फेस पे आपने ये सारी चीज़ें लगानी है। साथ साथ अगर ये जो चीज़ें देखोगे ना वाइट कलर के जो पाइप नजर आ रहे हैं, ये वैक्यूम है। वैक्यूम के थ्रू आपके पास ये फिल हो रहा होता है और उसी वैक्यूम के थ्रू आपके पास वेस्ट बॉटल में वो लिक्विड जो है जिसे आपने निकालना है और आपको ज़रूरत नहीं है और उसमें वेस्ट बॉटल में ड्रेन कर। ठीक है, फिजिकली तो मेरे ख्याल से मैंने आपको तकरीबन सारी ही चीज़ें अब अगर इंस्ट्रूमेंट की तरफ आ जाए तो ये स्क्रीन है। ठीक है, साथ में कुछ आपको बटन नजर आ रहे हैं, रिजल्ट, डिवाइस, स्टेयर एटसेट्रा। नीचे वाले जितनी भी कीज है ना इनके ऊपर अगेंस्ट आपको जनरल ऑप्शंस नजर आएंगे। एक जो जनरल ऑप्शंस है, अगर हम जनरल ऑप्शंस पे जाएं तो हमें वही जनरल ऑप्शन बता रहा होगा कि रिजल्ट्स आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी सेव कर सकते हैं, यूएसबी में भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सा मोड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेयर की स्पीड क्या रखना चाहते हैं, प्रिंटिंग मोड है, डेट टाइम सेटिंग्स है, डिस्प्ले है। हाँ, आप बीपर ऑन कर सकते हैं कि आपने जैसे एनालिसिस कंप्लीट किया तो बीपर आपको बता देगा कि आपका काम हो चुका है, अब आके देख लें। ठीक है, तो ये वो जर्नल चीज़ें और कोई भी चीज़ नहीं है। मज़ीद अगर किसी चीज़ को मैं अपने हिसाब से चेंज करना चाहूँ जर्नल सेटिंग्स में तो मैं फिर उन्हें जाके इंग्लिश लैंग्वेज बता रहा है, कैलिब्रेशन चेक बता रहा है, रीसेट करना चाहूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, अपडेट करना चाहूँ, दीज आर द जनरल सेटिंग्स। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर हम सिलेक्ट मेथड कि कौन सी मेथड्स है, किन तरह की चीज़ों को मालूम कर सकते हैं, तो जिन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर किया है उन लोगों ने इसके सॉफ्टवेयर के अंदर 20 डिफरेंट मेथड्स ना इंस्टॉल करके दिए हैं। ये जो यूएसबी लगी हुई ना, ये यूएसबी इसके सॉफ्टवेयर के लिए है और इसके अंदर 20 डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, यानी कि मैं मॉइस्चर कंटेंट मालूम कर सकती हूँ किसी भी शैम्पू में, हैंड क्रीम में, डेयरी प्रोडक्ट में, ऑयल में, मतलब जो भी मैं चाहूँ। इन्होंने 22 मेथड्स दिए ना, उनमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, म्यूनीज में, मार्जरीन में, बटर में एक्सेट्रा, शुगर, हनी और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं चाहूँ तो मैं अपनी टाइट्रेट के हिसाब से सेट कर लूँ कि मुझे 5 मिलीग्राम पर एम के हिसाब से मॉइस्चर कंटेंट मालूम करना है, 2 मिलीग्राम पर एम के हिसाब से मालूम करना है, या मैं चाहूँ तो मुझे 1 मिलीग्राम पर एम के हिसाब से, मतलब ये स्टैंडर्ड मेथड है, मैं इनके अगेंस्ट भी मालूम कर सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो मैं स्पेसिफाइड सैम्पल के हिसाब से भी अपने उस मेथड को सिलेक्ट करके उन पर जाऊँ। यानी कि अगर मुझे हनी में से मालूम करना है तो हनी वाला मेथड सेलेक्ट कर लूँगी, चूँकि सैम्पल टू सैम्पल मेथड में स्लाइट वेरिएशन आएगी, बाकी सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे। कैसे? क्योंकि अगर मैं हनी को देखूँ और अगर मैं एक तरफ आप कहो कि मेथनॉल को देखूँ, दोनों ही कहने को तो आप कहें कि लिक्विड है, लेकिन वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में विस्कस है, जबकि मेथनॉल फ्री फ्लो है, उसमें ये इशू नहीं है। फिर प्लस ये कि आप ये कहें कि अगर मुझे जो भी सैंपल चाहिए आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दोनों ही लिक्विड के केस में यहाँ पर जो इतना सारा लिक्विड नज़र आ रहा है ना, ये सैंपल नहीं होता, ये आपके पास सैंपल की
सॉल्व नहीं हो रहा, अगर वो इसमें विजिबल नहीं हो रहा, तो इस केस में फिर हमें अपने इसके ऊपर काम करना पड़ता है और हमें कोई और दूसरा सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है। वो कोई और दूसरा सॉल्वेंट क्या होगा, ये सारी कहानी भी फिर क्यूजी में नहीं जाकर मुकम्मल होगी। ठीक है, अच्छा जी, मतलब मैं चाहूँ तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि इसमें मुझे मेरे मतलब का कोई काम नहीं है, कोई मैथड नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से अपने मैथड को डेवलप भी कर सकती हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेरे ही नाम से इस पर एक मैथड बना हुआ था, और मैं उसी मैथड को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये रहा। ठीक है, मेरे ही नाम से मेथड बना हुआ, तो मैं इसमें बहुत सारे मेथड्स जो हैं उनमें और इस मेथड में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि टेम्पलेट सेम रहता है। ठीक है, जो चीज़ मुझे चेंज करनी होती है बस मैं वहाँ जाके वो चेंज कर लेती हूँ, उस मेथड को रीनेम कर लेती हूँ, तो वो मेरे हिसाब से मेथड बन जाता है। ठीक है, यानी मैं चाहूँ तो मैं इसमें अपने स्टेरिंग स्पीड, मैं चाहूँ तो अपने सैम्पल का साइज़, मैं चाहूँ तो उसके अंदर आप कहेंगे टाइट्रेट के लिए जो कंसंट्रेशन सेलेक्ट करना चाहती हूँ कि 5 मिलीग्राम पर एमएल के हिसाब से जा रहा है, 2 मिलीग्राम, मतलब ये मेथड स्पेसिफाई होता है कि जब आप डेवलप कर रहे हो तो आप हर छोटे पैरामीटर्स को देख लेते हैं कि किसकी वजह से आपकी चीज़ ज़्यादा अच्छे से एनालाइज हो सकती है, या कौन आपके सब्सटेंस की एनालिसिस के दौरान किसी भी किस्म का कोई मतलब उसके ऊपर रोल ऐसा प्ले कर सकता है कि जिसकी एनालिसिस में मसला हो, तो फिर आप उनको उस हिसाब से एवेलुएट करते हैं, उनको उस हिसाब से चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैथड्स मैंने आपको बता दिए। मैथड ऑप्शंस पर अगर आए तो चूँकि मेरा ही डेवलप किया हुआ मैथड है, तो वो आपको बताएगा कि इस मैथड के जनरल पैरामीटर्स क्या हैं। ठीक है, वो आपको ये बता रहा है कि मैथड का नाम क्या है, फिर मैथड का टाइप बता रहा है कि सैम्पल एनालिसिस से होती है। दूसरी चीज़ आपको ये बता रहा है कि प्री डिस्पेंसिंग अमाउंट कितनी है, प्री डिस्पेंसिंग अमाउंट कोई नहीं है। जो प्री एनालिसिस के लिए स्टेरर टाइम है वो 60 सेकंड्स का होता है, जो पैरामीटर्स में मैंने सेट किए हुए हैं। स्टेरर स्पीड बता रहा है कि जो स्टेरिंग होगी वो 900 आरपीएम की होगी। स्टेरर बार की टाइप बता रहा है कि ना बार बहुत ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, मीडियम साइज़, छोटी भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर बताना होगा। अच्छा, ड्रिफ्ट की एंट्री बताती हूँ कि ड्रिफ्ट क्या होता है। सॉल्वेंट मैंने ऑलरेडी इसमें सेट किया हुआ है कि सॉल्वेंट मिथेनॉल ही है। सैम्पल पैरामीटर्स में आपसे सबसे पहले वो टाइटन बता रहा है कि कंपोजिट 5 यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कोई कंट्रोल पैरामीटर इसके अंदर है नहीं, मैंने डाला नहीं है। कॉम्बिनेशन पैरामीटर में जो रिजल्ट्स मेरे पास आएंगे वो परसेंटेज की फॉर्म में आएंगे, वो बताएगा कि मेरे सैम्पल के अंदर 5% मॉइस्चर है, 2% मॉइस्चर है, 1% मॉइस्चर है, मतलब ये चेंज भी कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मुझे अपने रिजल्ट्स में अगर मॉइस्चर कंटेंट को मालूम करना है परसेंट के अलावा मिलीग्राम पर एमएल में, मतलब मैं वाटर की क्वांटिटी मालूम करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से जाके इसे चेंज भी कर सकती हूँ, उसके पैरामीटर्स अपडेट हो जाएंगे कि मुझे रिजल्ट्स मिलीग्राम पर एमएल के हिसाब से भी देने लग जाएगा। ठीक है, फिर फिगर्स में मतलब वही कि कितने रिजल्ट आपको चाहिए, मतलब वो 2 फिगर तक आपको दे सकता है, और भी ज़्यादा दे सकता है, इट डिपेंड्स, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने साथ अपने मैथड का प्रिंट लेके भी रख सकती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैंने अपने सैम्पल को एनालिसिस किया है इस मैथड को लेते हुए। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं ब्यूरेट पे। ये वही ब्यूरेट थी जिसको भी हम डिस्कस करके आए थे। ब्यूरेट ऑप्शंस में ब्यूरेट को 4 तरह के ऑप्शन होते हैं। 4 तरह के ऑप्शंस में ये कि आपकी जो ये प्राइम ब्यूरेट है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि कितनी दफ़ा आपने उस ब्यूरेट को रिंस किया है। मतलब ये प्राइम ब्यूरेट यही मेरी मेन ब्यूरेट है, मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम ये रिंस किया हुआ है इस दौरान में। ठीक है, अच्छा, फिर वो आपको बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी इस पे काम किया था तो मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी से रिंस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कहनी है कि रिंस टिप, ये जो टिप आपको नज़र आ रही है कि इस टिप को भी रिंस करना है। अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा दिनों तक बंद रखते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो टाइटेंट इसके पैसेज में मौजूद है वो ड्राई हो जाए। ठीक है, वो ड्राई हो जाए तो ड्राई होने के नतीजे में टिप ब्लॉक हो सकती है। तो ब्लॉक होगी तो जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे तो उस दौरान जितना हमें टाइट्रेट चाहिए होगा फॉर दी एनालिसिस, तो वो तो रिलीज ही नहीं होगा, वो तो आएगा ही नहीं। जब वो आएगा ही नहीं तो उसका मतलब है कि कहीं टिप में कोई ब्लॉकेज हो गई है। तो उस दौरान उससे बचने के लिए अगर 2-4 दिन तक अगर नए चलाया हो तो फॉर सेफ साइड टिप को हम रिंस कर लिया करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैनुअल डिस्पेंस, अब दोनों तरीके हो सकते हैं। इसको आप पंप के थ्रू भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप मैनुअली भी डिस्पेंस, मैनुअली भी आप इसको जो है ना वो कहें कि आप इसे पंप के थ्रू भी डिस्पेंस कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, और पंप के थ्रू भी आप इसे मतलब मैनुअली भी इसे आप फिल कर सकते हैं या डिस्पेंस कर सकते हैं। इसके लिए पीछे बटन होता है, आप सारी चीज़ें हटाते हैं और उसके बाद वो करते हैं तो वो यहाँ से निकल जाती है तो आपको सेंटर फेंक दें। ठीक है, फिर पर्स ब्यूरेट वाले केस में ये होता है कि ब्यूरेट खुद ही खाली होती है और खुद ही दोबारा फिल हो जाती है। ये वही बता रहा है आपको कि आपकी ब्यूरेट के अंदर कितनी कैपेसिटी है, 5 ml की है, 5 ml कम्प्लीटली इसमें फिल है, और इसका जो पंप कनेक्टेड है वो पंप से कनेक्टेड है, तो उसी के थ्रू ही ये फिल हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आ रहा है एयर पंप। तो एयर पंप की बात करें तो एयर पंप 2 तरीके से ही फैसिलिटेट करेगा आपको, एक या तो फिलिंग करेगा या आपको ये एम्प्टी करके देगा।
या तो मैं चाहूँ तो मैं इसकी फिलिंग कर लूँ या चाहूँ तो मैं एम्प्टी कर लूँ। तो फिलहाल मुझे इसकी फिलिंग या एम्प्टी करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कुछ नहीं करी। लेकिन अगर मुझे कुछ पैरामीटर इस तरह से एबनॉर्मल वैल्यूज शो कर रहे होते हैं ना, कि मतलब मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे इस टाइट्रेशन सेल को एम्प्टी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये मेरे लिए मज़ीद कोई सैम्पल एनालाइज करने की एबिलिटी नहीं रखता, मतलब अभी डिस्चार्ज हो चुका है। तो फिर मैं इसे क्या करती हूँ, इसे एम्प्टी कर लेती हूँ, फिर यहाँ से नया सॉल्वेंट यहाँ फिल कर लेती हूँ। तो जो सैम्पल फिर मैं डालती हूँ फिर उसके अंदर एनालाइज होता रहता है। होता इनिशियली इसी तरह का है, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, कलरलेस। बाद में ज़ाहिर सी बात है चूँकि इसमें ड्यूरिंग एनालिसिस टाइट्रेंट ऐड होता रहता है, तो फिर इसका कलर जो है ना उस तरह से येलो, ऑरेंज और फिर ब्राउन इस तरह से चला जाता है। मतलब आपको ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। कल मैंने जब ए को कराया था तो उनको मैंने दिखाया था, और इससे पहले भी जो मैंने यूज़ किया था तो ये थोड़ा सा लाइट कलर में था, पर जब एनालिसिस किया तो ये थोड़ा सा और डार्कर साइड पर चला गया है। ठीक है, अब और चीज़ क्या है, अब इसे स्टार्ट करते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है? मैंने क्या किया, यहाँ स्टार्ट स्टॉप का बटन है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करूँगी इसे। जब हम इसे स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट करने के बाद अब आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। डिफरेंट चीज़ें इन द सेंस कि अगर आप डेट टाइम देख लेंगे आपको मेथड का नाम नज़र आ जाएगा। फिर आपको जो यहाँ बॉक्स बना हुआ है वहाँ दिखा रहा है प्री टाइट्रेशन। ठीक है, प्री टाइट्रेशन में क्या होगा, देखो नज़र आ रहा है कि किस तरह से उस टिप में से टाइट्रेंट निकल रहा है और उसमें ऐड हो रहा है और स्टेरर चल रहा है, तो स्टेरिंग भी साथ साथ होती जा रही है। तो प्री टाइट्रेशन क्या होता है कि सबसे पहले अभी हमने कोई सैंपल ऐड नहीं किया, हमारे पास ऑलरेडी इस टाइट्रेशन सेल के अंदर हमारा सॉल्वेंट मिथेनॉल मौजूद था। तो पहले उस मिथेनॉल को टाइट्रेंट से टाइट्रेट किया जाता है ताकि ये मालूम कर सकें कि ऑल्दो आपके पास एनहाइड्रस है, ऑल्दो उसमें मिनिमम कंसंट्रेशन में वाटर मौजूद है, लेकिन ये मालूम करना ज़रूरी है कितना है, चाहे कम है ज़्यादा है कितना है, क्योंकि हमने उसी के अंदर अपना सैंपल एनालाइज करना है। और ये प्री टाइट्रेशन हेल्प करेगी सैंपल के लिए, मेथड के लिए या एनालिसिस के लिए बेस लाइन के तौर पर। जैसे कि यूवी में बेस लाइन रन करते हैं, जैसे कि HPLC में रन करते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ भी सॉल्वेंट को पहले प्री टाइट्रेट किया जाता है ताकि इसके मॉइस्चर कंटेंट को मालूम कर सकें। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ आपको ये जो कॉनिकल सी शेप नज़र आ रही है, आपको आपके टाइट्रेशन सेल के बारे में बता रहा है। येलो जो कंटेंट है बता रहा है कि अराउंड ये 168 ml है, और ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है जिसका मतलब कि रिएक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ रही है। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको सिर्फ मिली वोल्ट्स बता रहा है कि राइट नाउ ये जो लिक्विड अंदर मौजूद है इसका जो मिली वोल्ट है वो इतना है। ठीक है, साथ में कितना वॉल्यूम डिलीवर हो चुका है ये बता रहा है कि अराउंड 2.5 समथिंग के करीब वॉल्यूम डिलीवर हो चुका है फॉर दिस। और कभी प्योरिटी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, मतलब वो पंप के थ्रू जब उसमें से सक करके लेके जाता है तो वहाँ डाल रहा होता है। तो पहले प्री टाइट्रेट होगा, प्री टाइट्रेट के बाद फिर हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन आता है दैट इज ऑफ ड्रिफ्ट एनालिसिस। अब ड्रिफ्ट क्या होती है, ड्रिफ्ट का वर्ड जानते हैं कि ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है सीट ड्रिफ्ट? घिसा लगा हुआ। हाँ कह लो, एक चक्कर लगाना, एक बहाव। अच्छा, ड्रिफ्ट इस वाले केस में ना आपके पास आप ये कहें कि बैकग्राउंड मॉइस्चर मालूम करता है। प्री टाइट्रेशन से ये तो पता चल गया कि सैंपल के सॉल्वेंट के अंदर कितना मॉइस्चर है, लेकिन ड्रिफ्ट के अंदर ये पता चलता है कि इवन दो हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, हमने अपने जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कोई भी मतलब अब तक भर्ती नहीं की है, इस दौरान कोई एनालिसिस नहीं हुई है, लेकिन क्या इंस्ट्रूमेंट किसी भी किस्म के बैकग्राउंड मॉइस्चर को मालूम कर सकता है? तो कहीं ना कहीं तो मॉइस्चर यहाँ कहीं मौजूद होगा, क्योंकि उसका मालूम करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप उसे मालूम ना करें तो वो भी आपके सैंपल के साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि डिटेक्ट तो कर रहा है। अगर डिटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जब सैंपल डालूंगी तो वो सैंपल के साथ डिटेक्ट करके भी दे देगा। ठीक है, प्री टाइट्रेशन हो चुकी है, उसने आपको बता दिया कि फॉर प्री टाइट्रेशन जितना वॉल्यूम इसने कंज्यूम किया है दैट इज 3.8 समथिंग ml। प्री टाइट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हुई आप देखेंगे कि मिलीवोल्ट सडन ड्रॉप हुए हैं, और जो आपको 500 अराउंड के ही नजर आ रहे थे अब आपके पास वो 130s 150s के अंदर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अभी सेकंड मोड पे चला गया ड्रिफ्ट एनालिसिस, यानी अब ये बैकग्राउंड मॉइस्चर को सेंस करने की कोशिश कर रहा है कि इर्द गिर्द कितना मॉइस्चर है। ये कैसे पता चलेगा कि कितना मॉइस्चर है? ड्रिफ्ट की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा होगी अगर इंस्ट्रूमेंट बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सेंस कर रहा है। क्यों कहूँगी? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हर दफ़ा कहीं ना कहीं इसका एक्सपोजर होता है। हमने कुछ भी नहीं खोला, कोई भी चीज़ चेंज नहीं की, लेकिन ये यहाँ रखा हुआ तो था, इसने यहाँ से सेंस किया और नहीं पता चलता कि जो ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये चीज़ जिसकी भी हैंडलिंग से हुई, क्योंकि पहले लोग क्या क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ रखते थे, यहाँ से वहाँ रखते थे, तो यहाँ से भी अगर कोई चीज़, क्योंकि आप यहाँ से आप कहें कि थोड़ा सा पैसेज बन जाता है जो कि इसको एक्सपोज कर सकता है।
ठीक है। साथ साथ अगर यहाँ पर जो फिक्सिंग है ये प्रॉपरली ना हो, ये लूज हो, तो हो सकता है कि यहाँ से भी कोई चीज़ इन आउट हो रही हो, तो वो भी चीज़ ख़राब कर सकती है। साथ ही साथ आप ये देखें कि अगर आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर भी अगर काफ़ी टाइम तक कोई चीज़ इस्तेमाल ना हो ना, तब भी अंदर खुद से भी ना वेपर्स से बन जाते हैं सॉल्वेंट